हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की और हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूव किए थे, ठीक है ना। आज हम उन्हीं के एप्लीकेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो आप लिखिए क्वेश्चन 1। देखो बेटा, ये सवाल है, आपसे कहा जाए show that when two dice are thrown, show that if two dice are thrown, ठीक है ना। the event of coming up, the event of coming up, ठीक है ना। coming up, ठीक है। of 3 on the first die, of 3 on the first die and 6 on the second die, ठीक है ना। यानी पहले थ्रो पे, ठीक है ना, पहले डाई पे 3 आए और दूसरे पे 6 आए, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए दिस टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट सो दैट द टू डाइस आर थ्रोन, द इवेंट ऑफ कमिंग ऑफ 3 ऑन फर्स्ट डाई एंड 6 ऑन सेकेंड डाई, ठीक है ना, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। अब देखो बेटे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखिए, अब बेटा ये देख के पता चल गया जिसकी डेफिनेशन है भाई, पहले डाई पे 3 आए और दूसरे पे 6 आए, यानी दूसरे डाई का थ्रो बेटे पहले के रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। भाई देखिए, पहले डाई पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए और सेकेंड डाइस पे कुछ आए, यानी सेकेंड जो थ्रो है वो फर्स्ट थ्रो से इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो देखा जाए तो बेटा ये, ठीक है, देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट तो है ही है। लेकिन अगर हम आपसे इसको मैथमेटिकली पूछें, आपने कहा था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन ए एंड बी आर, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये हमें पता है, ठीक है। तो पहली बात बेटे, आपसे कहा जाए कि 2 डाइस आर थ्रोन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36। और कहा जाए कि मान लो ए बी द इवेंट, ठीक है ना, ए बी द इवेंट ऑफ कमिंग 3 ऑन द फर्स्ट डाई। तो आपसे कहा जाए ए आ जाएगा, फर्स्ट डाई पे 3 आए, यानी बेटा 3 1, फिर आपसे कहा जाए 3 2 एंड सो ऑन 3 6। और आप बेटे इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होगा, 6 होगा। ऐसे ही बी इज द इवेंट जिसमें 6 आ जाए बेटा, 6 ऑन द सेकेंड आई, ये कितना होगा, ये होगा दैट इज 1 6 2 6, यानी 1 6 2 6 एंड सो ऑन। हम बेटे कहें कितना, बोलो 3 6, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बी कितना हो गया, बोलो ये हो गया, आपसे कहा जाए दैट इज 6। तो अब प्रोबेबिलिटी आप देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी आप देखो, अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ओनली क्या है बेटा 3 6 आया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 1 है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, 1/36, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, 6/36, दैट इज 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, ये भी बेटा 1/6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपने कहा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। तो हमने कहा ए एंड
बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। समझ गए बात को, आई बात समझ में। तो बेटा अगर हमें दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ गए। उससे बेटा ये सवाल बिना इस कॉन्सेप्ट के भी आप थ्योरेटिकल कह सकते हो कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि सेकेंड डाई पे कौन सा नंबर आएगा, यह फर्स्ट डाई पे क्या आ चुका है या नहीं आया है, उस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ओके, तो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब आज कहें हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो आप अगला सवाल नोट करिए आप। और बेटे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखो क्वेश्चन राइट डाउन। An urn contains 4 tickets having numbers and urn contains, लिखते जाओ बेटे आप, 4 tickets numbered, 4 tickets numbered 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1, ठीक है ना। और बेटा 2 1 1 2 2 2 2 1 1 एंड 2 2 2, ठीक है बेटा। 4 टिकट हैं और उन टिकट पे नंबर्स लिखे हुए, ठीक है ना। अच्छा, इफ वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, देखो बेटा इफ वन टिकट इज drawn at random, ठीक है ना, at random and AI, देख बेटा यहाँ समझना, and AI I runs from 1 I is equal to 1 and 2, यानी A1 A2 A3, ऐसा बेटा। AI be the event that लिखो आप, AI be the event that the ith digit from left, that the ith digit from the left, ith digit from the left of the number on the ticket drawn, left of the ith digit of the number, digit from the left of the number on the ticket, number on ticket is 1, ठीक है ना, ticket is 1, ठीक है ना। अब बेटा टेस्ट वेदर इवेंट्स A1 A2 A3 आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और नॉट। टेस्ट द इवेंट्स A1 A2 A3 from A3 are independent or not। ये बेटे सवाल, यानी 4 टिकट्स हैं और नंबर है उनका, उन पे नंबर लिखा हुआ है। एक टिकट हम बाहर निकाल रहे हैं तो A1 देखो, A1 का मतलब फ्रॉम लेफ्ट, देखो ith डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द नंबर ऑन द टिकट इज 1, यानी लेफ्ट से ith डिजिट क्या हो, 1 हो, यानी A1 में पहली 1 हो, A2 में दूसरी 1 हो और A3 में तीसरी 1 हो। समझ गए। AI का मतलब AI be the event that the ith digit from the left of the number on the ticket is 1. Test the events A1 A2 A3 are
फॉर इंडिपेंडेंट और नॉट, यानी ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं हैं। ठीक है बेटे, पहली बात आपसे कहा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 4C1, दैट इज आपसे कहा जाए 4। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान देना, हम आपसे कहें, देखिए आपसे कहा जाए AI द इवेंट दैट ith digit from left of the number on ticket drawn is 1, टिकट नंबर टिकट इज 1। ठीक है बेटा, तो आप ये देखो, यानी A1 का मतलब कि लेफ्ट से, ठीक है बेटा, A1 का मतलब लेफ्ट से बेटा पहले डिजिट क्या हो 1 हो, यानी आप क्या आएगा इसमें A1 में आएगा 1 1 2 1 2 1। A1 का मतलब 1 1 2 और 1 2 1, बोल बेटा 1 2 1। A2 का मतलब लेफ्ट से दूसरी डिजिट क्या हो बेटा 1 हो, यानी क्या आ जाएगा 1 1 2 2 1 1 1 1 2 और 2 1 1। ठीक है, और A3 का मतलब लेफ्ट से तीसरी डिजिट बेटे क्या हो 1 हो, यानी 1 2 1 और 2 1 1 1 2 1 और 2 1 1। समझ गए बेटा। अब देखिए ध्यान देना, अब आपसे कहा जाए कि बेटे अब हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितना है। देखो ध्यान दो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल टू कितना, ये 2/4 है, यानी 2/4 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 भी हो जाएगा, दैट इज 1/2, और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 हो जाएगा, दैट इज 1/2। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दें आप, यानी बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ठीक है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कितना हो जाएगा, दैट इज 1/ बेटे कहा जाए कितना बोलो 8। ठीक है ना, आई बात सुने। देखिए ध्यान दो बेटा, इतना पे आप नोट कर लीजिए। अब देखो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, देखो सॉरी अभी इसे निकालना पड़ेगा ना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कितना हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। और अब बेटे अब आपसे कहा जाए कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि तीनों में बेटा A1 इंटरसेक्शन A2 अगर देखा जाए तो A1 1 2 आ जाएगा, और इसके साथ इसका इंटरसेक्शन नहीं है, यानी A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 क्या है, ये 5 है। यानी बेटे आपसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 क्या 0 होगा, यानी ये इसके बराबर नहीं है। तो आपने कहा A1 A2 A3 आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। देखिए बेटे इसका मतलब A1 A2 A3 आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना बेटा, नॉट आपसे कहा जाए म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये बेटा म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बेटा एक नोट आपसे कहा जाए, पहली बात अगर बेटे हम A1 इंटरसेक्शन A2 की बात करें तो देख बेटा, तो देखिए A1 इंटरसेक्शन A2 में कितना आ जाएगा बोलो 1 1 2 कॉमन है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 कितना होगा 1/4, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। पहली बात बेटे, इसका मतलब A1 एंड A2 आर इंडिपेंडेंट। समझे बेटा, देखो समझो बात को, ऐसे आपसे कहा जाए कि बेटा A2
इंटरसेक्शन A3 कितना आ जाएगा, A2 इंटरसेक्शन A3 में 2 1 1 आ जाएगा, बोलो 2 1 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ठीक है ना, 1/2 1/2। ऐसे बेटे हम आपसे कहें A1 इंटरसेक्शन A3 कितना होगा, ये 1 to 1 आ जाएगा, दैट इज 1 to 1। आपसे कहें दिस इज 1 to 1 और दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, दैट इज दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ठीक है। इसका मतलब बेटा A1 A2 A3 आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। इसका मतलब आप क्या कहोगे, A1 A2 A3 आर पेयर वाइज, ठीक है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट, ओके। यानी A1 A2 A3 बेटा ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, समझ गए बात को, दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ओके। अब चलो बेटा ध्यान दो, आप देखिए आगे बढ़े हम, नोट करिए, तो समझ गए। यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हमें डेफिनेशन पता है और बेटा ये तरीका पता है मैथमेटिकली कि अगर A1 देखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, तो आप कहोगे A1 A2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अगला सवाल लिखो बेटा, राइट डाउन, नोट कर लिया। देखो क्वेश्चन है, दैट इज दिस इज, लिखो बेटा, ए बैग कंटेन्स 4 white and 2 black balls। बैग लिखो कंटेन्स, बैग कंटेन्स 4 white and 2 black, ठीक है ना, 4 white and 2 black balls, ठीक है ना, 4 white and 2 black balls। Another contains 3 white and 5 black balls। Another bag contains, ठीक है बेटा, contains 3 white and 5 black balls, 3 white and 5 black balls, ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए, if one ball is drawn from each bag, if one ball is drawn from each bag, ठीक है ना, प्रत्येक बैग से हम एक एक बॉल निकलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब देख बेटा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला है बेटा बोथ आर वाइट, फर्स्ट पार्ट है इसका, बोथ आर वाइट। दूसरा है बेटी बोथ आर ब्लैक, और तीसरा है वन इज वाइट एंड वन इज ब्लैक। ये तीसरा बेटा, वन इज वाइट एंड वन इज
ब्लैक, वन इज वाइट एंड वन इज ब्लैक। आप सवाल बेटा पहले नोट कर लीजिए। पहला बैग 4 वाइट 2 ब्लैक, तीसरा बैग, दूसरा बैग 3 वाइट 5 ब्लैक, 1 ball is drawn from each bag, find probability that both are white, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट both are black, और तीसरा 1 is white and 1 is black। ठीक है ना। दे बेटा आपसे कहा जाए, मान लो ये बैग 1 है, ये बैग 2 है, यहाँ आपने कहा 4 वाइट 2 ब्लैक, यहाँ बेटा 3 वाइट एंड 5 आपसे कहा जाए बेटा ब्लैक। ठीक है ना। 1 ball is drawn फ्रॉम ईच बैग। ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आपके सामने लिखा है, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ठीक है ना बेटा, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ठीक है। अब देखिए हम सवाल बेटा सॉल्व कर, ठीक है ना। देखिए देखो बेटे आपसे कहा जाए लेट, देखो समझो बात को, ए बी द इवेंट ड्राइंग a white ball from the bag। ठीक है ना। ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग white ball from first bag, white ball from, देखो बेटा आपसे कहा जाए फर्स्ट बैग, और देखो बी इवेंट ऑफ ड्राइंग a white ball from second bag, यानी B with the event of drawing a white ball from second bag। अब दे बेटा इसका मतलब A डैश क्या होगा, A डैश होगा दिस इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। ठीक है ना बेटा, फ्रॉम फर्स्ट बैग, और क्या होगा एंड बी डैश इवेंट होगा ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। इतना समझ गया आप। ठीक है बेटा। अब आप देखिए, देखो दोनों ब्लैक दोनों वाइट, 1 ब्लैक एंड 1 वाइट, ये हमें देखना है। यानी बेटा अब जो इवन होगा, देखो ध्यान दो, आपसे कहें लेट इवन दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, यानी बोथ आर वाइट, तो इवन डैश कितना होगा, E2 कह दिया जाए, दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। AC का मतलब आपने कहा देखो 1 वाइट और 1 ब्लैक, यानी EC मान लिया जाए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। ठीक है ना। देखो बेटा EC मान लिया A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और E4 हो जाए दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और बेटे आपसे कहा जाए कि दैट इज, हम आपसे कहें E इज इक्वल टू E3 यूनियन E4। देखिए E इज इक्वल टू E3 यूनियन E4। चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो बेटा फटाफट आपसे कहा जाए ए क्या है, ड्राइंग वाइट बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, लिखो आप, ये हो जाएगा 4/6 यानी 2/3। बोलो दिस इज 4/6 दैट इज 2/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी वाइट बॉल फ्रॉम, बोलो सेकेंड बैग 3/8। ठीक है ना। ये कितना हुआ, ये हुआ 3/8। यहाँ से बेटा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज बेटा कितना 5/8। समझ गए आप? बोल बेटे। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे लौटे। इतना बेटा पहले आप नोट कर लीजिए, ए क्या है, बी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या। ठीक है ना? ओके, चलो अब क्वेश्चन का पहला पार्ट ये बेटा हमें मिटाना पड़ेगा। आपने शायद लिख लिया होगा। देखिए पहला पार्ट क्या है, बोथ आर वाइट, यानी हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए बेटा? बोथ आर वाइट यानी हमें देखो पहले वाला वाइट और दूसरे वाला वाइट, यानी अब फर्स्ट पार्ट का बेटे आप जवाब देखिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, इवन है, ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है, ड्राइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, और बी क्या है, ड्राइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। यानी बोथ आर वाइट का मतलब वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोल बेटे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों बेटे? क्योंकि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट आपसे कहा जाए इवेंट्स बेटा। समझ गए? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्यों? कि पहले बैग से देखो दूसरे बैग से हम वाइट निकाल रहे हैं, तो पहला बैग से वाइट निकला, कुछ भी निकला, उस सेकेंड बैग से बॉल निकालने के प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करेगा। यानी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। आंसर कितना आ गया बेटा, 2/3 इंटू 3/8 दैट इज 1/4। ठीक है? यानी दोनों वाइट हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/4 हो गई। ठीक है ना? बोथ आर वाइट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। समझ गए बेटे? ऐसे देखिए, अब प्रोबेबिलिटी आप हमें क्या चाहिए, बोथ आर ब्लैक, यानी E2 दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ए डैश का मतलब 1/3 और ये बेटा 5/8 यानी 5/24। क्यों? कि ए डैश एंड बी डैश आर आल्सो आपसे कहा जाए, बोलो क्या, दैट इज इंडिपेंडेंट। और देखो बेटे, अब हमें क्या चाहिए, वन इज वाइट, वन इज ब्लैक। अब देख बेटा दो केसेस हैं, यहाँ से वाइट यहाँ से ब्लैक, या यहाँ से ब्लैक यहाँ से वाइट। यानी अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, देखिए ध्यान दे बेटा, वन इज वाइट अदर इज ब्लैक, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ गए आप? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आपसे कहा जाए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? आई बात समझ में? यानी बेटे अब तीसरा केस क्या है, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी ई को आपने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यूनियन E4। देख बेटा, पहले ब्लैक से वाइट, पहले ब्लैक से वाइट दूसरे से ब्लैक, या पहले से ब्लैक दूसरे से वाइट, यानी ए कॉम जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, E3 प्लस बेटे E4 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आपसे कहा जाए E4। ठीक है ना? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और देखो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए और बी डैश और ए डैश बी आर इंडिपेंडेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो बेटा अब ये यहाँ आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है ना?
वैल्यू कहाँ लिखी हैं। चलो ए का कितना था, ए की प्रोबेबिलिटी थी बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट यानी 2/3 इंटू 5/8, 2/3 इंटू 5/8। एक कॉम्प्लीमेंट कितना था 1/3 इंटू कितना था भाई 7/8, ये था हमारा नहीं 3/8, ठीक है ना। यानी दिस इज 1/3 इंटू 3/8। आप सॉल्व कर लो तो आंसर मिल जाएगा 24, 10 3 13 यानी 13/24। तो आंसर आ गया, आपसे कहा जाए 13/24। समझ गए बेटे, ओके ठीक है। और यहाँ पे वही यूज़ किया हमने कि अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए डैश बी और ए बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है बेटा, दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, ओके बेटा। चलो अब देखो आपसे कहें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो बेटे अच्छा कुछ बेटे आप होमवर्क लिखिए, चलिए आप सॉल्व करिएगा होमवर्क। क्वेश्चन 1 सवाल है बेटा, लिखिए अ बैग कंटेन्स, ठीक है ना, 5 ब्लैक एंड 7 रेड बॉल्स। ए बैग कंटेन्स 7, ठीक है, सॉरी 5 ब्लैक and 7 red balls, 5 black and 7 red balls, ठीक है ना। फिर बेटा है 1 ball is drawn from the bag and is replaced, 1 ball is drawn from the bag and is replaced, ठीक है ना, ओके बेटा। then a second ball is drawn, then a second ball is drawn, then a second ball is drawn, ठीक है ना। what is the probability of having red ball in both drawings? देखो what is the probability of getting red ball in both ड्राइंग्स, दोनों में बेटा रेड बॉल आए, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है ना, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेड बॉल्स, ठीक है ना, इन बोथ ड्राइंग्स, ठीक है, ओके ठीक है ना। अब बेटा इसका आंसर आप निकालिएगा। हम आपसे कहें क्वेश्चन 2 लिखो ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। ए बैग कंटेन्स 5 रेड, ठीक है ना, एंड 8 ब्लैक बॉल्स, रेड एंड 8 बेटा ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना, 8 ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना, ओके। एंड अनदर बैग कंटेन 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। अनदर बैग contains 3 red and 6 black balls, 6 black balls, ठीक है बेटा।
A ball is drawn from each bag. A ball is drawn. A ball is drawn from each bag. From each bag. ठीक है, ठीक है बेटा. What is the probability that one is red and other is black? ठीक है ना. What is the probability that one is red and other is black? ये बेटे मिलता जुलता सवाल है जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया. ठीक है, दे बेटे. पहले वाले का आंसर है 7/12 इंटू 7/12. दूसरे का देखो 1 इज़ रेड अदर इज़ ब्लैक. ठीक है बेटा, इसका आंसर है दैट इज़ 6/13. इसका आंसर है 6/13. ये आपका होमवर्क है, इससे आप सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, और अब हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की. राइट डाउन. चलो अब देखो बेटे, हम लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट डाउन. लिखिए. A speaks the truth in 75% cases. A speaks, ठीक है ना, the truth in 75% cases. The truth in 75% cases. यानी बेटा 75% वो सही बोलता है, बहुत ज़्यादा सही बोलता नहीं. अगर 75% सही बोलता है तो बहुत ज़्यादा सही बोलता है. ठीक है ना. खैर चलिए, अब दे बेटा ध्यान देना. एंड बी इन 80% ऑफ द केसेस. क्या बात है, बी तो और महान है. बी इन 80% ऑफ केसेस, यानी बी 80% केसेस में बेटा सही बोलता है. ठीक है ना. चलो अब देखिए, ध्यान देना. इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस are they likely to contradict? Cases are they likely to contradict? Are they likely to contradict? Likely to contradict, ठीक है ना. Each other in stating the same fact. Contradict each other, ठीक है बेटा, each other in stating the same fact. Each other in stating the same fact. ठीक है ना. in stating the same fact. ठीक है, यानी किसी फैक्ट को स्टेट करने में वो कितने % कंट्राडिक्ट होंगे. तो बेटा उनके कंट्राडिक्शन का एक केस है कि पहला सही बोले दूसरा झूठ बोले, या पहला झूठ बोले दूसरा सही बोले, तभी कंट्राडिक्शन आएगा. ठीक है ना. ओके, अगर कोई स्टेटमेंट है उसको सही करना है या उसके डिस्कशन में अगर कंट्राडिक्शन है
तो केस सही होगा कि एक झूठ बोले और एक सही बोले, ठीक है ना। अब देख बेटा ध्यान दो, आपसे कहें हम, देखिए कुछ इवेंट्स हमें मानने पड़ेंगे। आपसे कहा जाए इवन द इवेंट ए स्पीक्स टू, जैसे फटाफट दे बेटा, लेट इवन का मतलब इवेंट जिसमें ए स्पीक्स ट्रूथ और E2 बी द इवेंट बी स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है बेटा। तो E1 डैश क्या होगा, ए स्पीक्स लाई, ठीक है ना बेटा। दैट इज E1 डैश होगा इवेंट दैट ए टेल्स अ लाई, ए टेल्स अ लाई, और E2 डैश होगा बी टेल्स अ लाई। यानी अगर E1 है ए सही बोलता है तो E1 डैश होगा ए झूठ बोल रहा है। अगर E2 है कि बी सही बोल रहा है तो E2 डैश होगा कि बी झूठ बोल रहा है। खैर चलिए E2 डैश, ठीक है ना। अब देखिए, अब बेटा ध्यान देना, देखो आप हमें क्या चाहिए। देखिए मान लो आपसे कहा जाए कि लेट सी इज द इवेंट दैट इज E1, देखो एक सही बोले और दूसरा झूठ बोले, यानी E1 इंटरसेक्शन E2 डैश, और D है कि बेटा D का मतलब, देखो हमने क्या लिया, पहला सही दूसरा झूठ। अब क्या लेना होगा, पहला झूठ दूसरा सही, यानी E1 डैश इंटरसेक्शन E2। अब मान लिया जाए लेट E बी द इवेंट C यूनियन D, तो हमें चाहिए क्या, वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है ना। हमें बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E चाहिए, या ऐसा हो या ऐसा हो, ठीक है ना। अब बेटे समझ में आ गया होगा, हैं। देखो E1 E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अरे पहला सही बोले दूसरा झूठ बोले, हैं। मान लो ए सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो बी के सही झूठ बोलने पर इसका तो कोई इफेक्ट है नहीं, यानी E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो E1 डैश E2 डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब कहा जाए, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बेटे कितना होगा, 75/100, अरे कितना 3/4, ठीक है ना। E1 की प्रोबेबिलिटी 75/100 यानी 3/4। इसका मतलब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश कितना होगा, ये 1/4। देखो बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हुआ रे, 80/100 यानी कितना, अरे 4/5। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे बोलो E2 डैश कितना हुआ, कहाँ गया, 1/5। अब बेटा सब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो री हमें चाहिए क्या, C चाहिए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E चाहिए, हैं। क्यों कंट्राडिक्ट करें, कंट्राडिक्ट तभी करेंगे जब C या D हो, सही गलत या गलत सही, समझ गया। यानी बेटा अब फटाफट आप देखिए, हम अब इकट्ठे सवाल कर दे रहे हैं, आप ध्यान दो, इतना आप नोट कर लीजिए। आगे बेटे हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, आगे हमें इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नाउ वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ E, दैट इज बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ C यूनियन D, ठीक है ना। देखो C यूनियन D, दैट इज दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश इंटरसेक्शन E2। और ये आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश। क्यों कि E1 E2 आर इंडिपेंडेंट, तो E1 एंड E डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट। सिमिलरली E1 डैश एंड E2 आर
ऑल्सो इंडिपेंडेंट, और अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अरे भैया अब वैल्यू पुट कर दो यार, तो कैलकुलेशन क्या आ जाएंगी, आंसर आ जाएगा। ये कितना है, E1 कितना है 3/4। देखो बेटा 3/4 इंटू E2 डैश कितना है 1/5 प्लस E1 डैश कितना है 1/4, E2 कितना बेटा 4/5। और ये आप सॉल्व कर, अरे चलो 1 मिनट बेटे मिटा ही देता हूँ मैं, लिख तो लिया होगा आपने। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, E1 है 3/4 इंटू E2 डैश 1/5 प्लस E1 डैश 3/4 इंटू E2 दैट इज 4/5। तो 5 को 20, 4 3 बार 15, 15। ठीक बेटा कितना आ गया, ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या, E1 है 3/4। ठीक है बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 3/4। ठीक है ना, तो आंसर हुआ, देखो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास E1 डैश यानी 1/4। अभी गड़बड़ तो हुआ, 1/4 यानी 7/20। ठीक है, ये बेटे सवाल हैं, और ये क्वेश्चन कराने का बेटा एक ही मतलब था कि हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में हम बेटा थोड़ा सोचें, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट हम कैसे डिफाइन करें। ठीक है, ओके क्लियर, ठीक है ना। तो नोट करो बेटे इतना, तो आप इतना नोट कीजिए। देखो बेटे एक क्वेश्चन देखें आपसे कहा जाए, ली बेटा हम आपसे कहें राइट डाउन। देखो लिख बेटा, ध्यान दीजिए, राइट डाउन। 3 स्टूडेंट्स अपीयर एन एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। 3 appear in a maths एग्ज़ाम, थोड़ा शॉर्ट लिख, ठीक है ना, इन मैथ्स एग्ज़ाम, गणित की परीक्षा में 3 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना। अब दे बेटा 3 स्टूडेंट्स अपीयर इन अ मैथ्स एग्ज़ाम। अब ध्यान दो बेटे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सक्सेस आर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ their success are, the probability of their success are 1/3, 1/4, 1/5, 1/3, 1/4 and 1/5। ठीक है ना। अब बेटा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एट लीस्ट 2। ठीक है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे कहा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एट लीस्ट 2। समझ गए बेटा, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। 3 स्टूडेंट्स अपीयर इन एग्जाम, अरे इन अ मैथ्स एग्जाम, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ देयर सक्सेस आर 1/3, 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एट लीस्ट 2। ठीक बेटा, कम से कम, देखो ध्यान देना बेटा शब्दों पे, कम से कम 2 की। ठीक है ना। अरे बेटे ध्यान दो, आपसे कहा जाए, देखिए बेटे हम आपसे कहें E1 बी द इवेंट, दे बेटा इवेंट ऑफ सक्सेस ऑफ फर्स्ट, अरे लिखो भाई फर्स्ट स्टूडेंट। फिर बेटे कहा जाए E2 बी द इवेंट
ऑफ सक्सेस ऑफ बेटा सेकेंड स्टूडेंट और E3 बी द इवेंट ऑफ सक्सेस ऑफ थर्ड स्टूडेंट। ठीक है बेटा, समझ गए बात को। इवन है पहले की सक्सेस, ठीक है ना। अब देख बेटे, अब आपसे कहा जाए एटलीस्ट 2, यानी बेटा कम से कम 2 सक्सेस हों। यानी देखिए, अगर 2 सक्सेस हैं तो एक बेटा फेल होगा। तो यानी आपसे कहा जाए, देखो बेटा, लेट A इज इक्वल टू E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 डैश। यानी पहला सक्सेस हुआ और दूसरा हुआ, तीसरा सक्सेस नहीं हुआ। ऐसे बेटा B कहा जाए, B हम मान लेते हैं दैट इज E1 कॉम्प्लीमेंट। देखो, यानी पहला सक्सेस नहीं है, बाकी 2 सक्सेस हैं। और बेटा C हो जाएगा दैट इज E1 इंटरसेक्शन E2 डैश इंटरसेक्शन E3। और D हमने मान लिया E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। समझ गए आप? एटलीस्ट 2 यानी 2 या 3। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, आई बात समझ में बेटा। और देखिए, अब आपसे कहा जाए कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं बेटा। आई बात समझ में? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब इंडिपेंडेंट क्यों हैं पता है आपको? भाई पहला पास हो, दूसरा पास हो या फेल हो, इसका असर दूसरे पे क्या पड़ेगा? ये पड़ेगा, नकल मारेगा। अगर आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, आगे वाला फेल हुआ, पीछे वाला क्या होगा? फेल होगा ना। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे कॉपी नहीं हो रही, ठीक है। सवाल आप पहले नोट करो बेटा। 3 स्टूडेंट्स अपीयर इन अ मैथ्स एग्जाम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सक्सेस आर 1/3, 1/4 and 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एटलीस्ट 2। बेटा हमने क्या किया? E1 विद द इवेंट ऑफ सक्सेस ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, E2 विद द इवेंट ऑफ सक्सेस ऑफ सेकेंड स्टूडेंट, E3 विद द इवेंट ऑफ सक्सेस ऑफ थर्ड स्टूडेंट। और देखो एटलीस्ट 2, बेटे 4 केसेस बनेंगे। पहले 2 सिलेक्ट हो, तीसरा ना हो, पहला हो जाए बाकी 2 ना हो, सेकेंड हो जाए फर्स्ट थर्ड ना हो, या तीनों सिलेक्ट हो जाएं। अब हमें चाहिए क्या? हमने आपसे कहा देखो A B C D हमने मान लिया। अब आपसे कहा जाए लेट बेटा, हम आपसे कहें हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, दैट इज, ध्यान दो बेटा, A यूनियन B यूनियन C यूनियन D। यानी वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C यूनियन D। ठीक है ना। और ये बेटे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D। यही नहीं चाहिए कि ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, या तीनों पास हो जाएं, तीनों पास हो जाएं बेटा, सक्सेस हो जाएं, सफल हो जाएं। ठीक है ना। हम तो चाहते हैं कि पूरे के पूरे सफल हो जाएं। ठीक है ना। खैर चलिए, अब बेटा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A देखो, E1 E2 E3 कैसे हैं बेटा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ये सारा क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, आगे आप चाहो तो काम खुद कर सकते हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटे आपसे कहें हम E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 नहीं डैश, फिर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डैश इंटरसेक्शन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। और ये इंडिपेंडेंट हैं, तो आगे काम आप का बेटे खुद है। ये सवाल मैं यहाँ से छोड़ना चाहता हूँ। आप देखो दिस इज इक्वल टू, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अरे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना, सब प्रोबेबिलिटी आपके पास है। E3 कितना है 1/5, तो E3 डैश हो जाएगा 4/5, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, ये बेटे वैल्यू अरे पुट करो रे, ठीक है ना, और पुट करोगे तो आंसर आएगा 1/6। फाइनल आंसर है 1/6 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी करो बेटे, एक और सवाल हमें करना है बेटा, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देख बेटा, राइट डाउन, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, इतना आप पहले बेटा नोट कीजिए, फिर एक सवाल देखिए, आप ध्यान दो। ठीक है, E1 पता, E2 पता, सब आपको पता है बेटे। कॉन्सेप्ट समझ गया ना, हमें क्या करना था, एटलीस्ट 2 का सक्सेस, तो कम से कम 2, यानी 2 या 3। लिखिए क्वेश्चन है बेटी, राइट डाउन, ये क्वेश्चन है, लिखो। 2 persons A and B throw a coin alternately. 2 persons A and B, A and B, ठीक है बेटा, throw a coin alternately, throw a coin alternately, throw a coin alternately till one of them gets head, till one of them gets head and wins the game, and wins the game। ठीक है ना, ओके। फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। ठीक है ना, फाइंड, देखो बेटा, फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। ठीक है ना बेटा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग, फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। ठीक है ना बेटा, हमें उनका, ठीक है ना, रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। सवाल पढ़ लो आप। 2 persons A and B throw a coin alternately. If one of them get heads and wins the game, जो हेड, ठीक है, मिले पाएगा वो जीतेगा। ठीक है ना, अब देखिए, ओके, ध्यान दो बेटा, आपसे कहा जाए, देखिए आपसे कहें बेटा, लेट E be the event of occurrence of head in one throw। ठीक है बेटा, यानी पहले थ्रो में हेड अपीयरेंस का। ठीक है ना, और आपसे कहा जाए तो बेटा ई डैश हो जाएगा इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ अ टेल इन वन थ्रो। ठीक है बेटा, अकरेंस ऑफ टेल इन वन थ्रो या थ्रो अ कॉइन। ठीक है बेटा, अब देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई कितना होगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश भी होगा बेटा 1/2, ठीक है ना। अच्छा, हम आपसे कहा लेट E1 बी द इवेंट, देखो हमने कहा लेट E1 का मतलब A विंस और E2 का मतलब इवेंट दैट B बेटे विंस। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब देख बेटा, अब यहाँ पर ध्यान देना, हम आपसे कहें देखो बेटे ध्यान दो आप, अब देखिए इधर देखो बेटा, E2 का मतलब E1 डैश, यही बात है ना, E2 का मतलब E1 डैश, ठीक है ना, यही बात आएगी ना। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए बेटे ध्यान दो, आपसे कहा जाए फॉर A टू विन ही मस्ट थ्रो अ हेड, देखो फॉर A to win, for A to win, he must throw, ठीक है बेटा, he must throw, ठीक है ना, head in first, third and fifth, देखो must throw head, he must throw head in बेटा फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, इनमें बेटा, ठीक है ना। अगर वो पहले में थ्रो नहीं हेड नहीं फेंकेगा तो नंबर किसका आएगा, बी का आएगा, ठीक है ना, बी का आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा ध्यान दो बेटा, एंड बी शुड नॉट थ्रो अ हेड, देखो एंड B should not throw head in second, बेटा फोर्थ, इस तरह से, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो अब बेटे आप ध्यान देना, यानी अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी A विंस कितना हो जाएगा, इसका मतलब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/2, देखो 1/2 प्लस, देखो बेटे अब ध्यान देना 1, देखिए यानी दूसरे में 1 - 1, देखो भैया तो पहले बार फेंक दे, या ये क्या फेंके बेटा टेल, और दूसरा वाला भी टेल, और तीसरे में इसका 1/2 हो जाए। आई बात समझ में। ऐसे बेटा अब आपसे कहा जाए प्लस 1 - 1/2, 1 - 1/2, 1 - 1/2, 1 - 1/2, और चौथे पर फिर हाफ, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। समझे बेटा, अरे बोलो भाई, समझे बात को, यानी अप टू इनफाइनाइट। और बेटे अब ये एक जीपी बनेगी, इसको आप सम कर लीजिए, ठीक है ना, इसको बेटे आप सम कर लीजिए तो आपको ये आ जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी। देखो अब बेटे आगे हमने सॉल्व करे से ये क्या बना, ये बना 1/2 प्लस 1/2 यानी 1/2 स्क्वायर इंटू यानी 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 5, 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अरे इसको सॉल्व कर लो रे, जीपी है क्या बन गया 1/2, ठीक है ना, बोलो सॉरी ये 2/3। तो बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू दैट इज 1/3। दे बेटा यहाँ लिखा हुआ है कि पहला थ्रो ए को जाएगा, ए सवाल आप ध्यान देना, 2 persons A and B throw coins alternately, यानी पहले ए फेंकेगा फिर बी फेंकेगा,
आई बात समझ में? पहला स्टार्ट ए का है और दूसरा स्टार्ट बी का है, ठीक है ना। यानी तो ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी 2/3 और बी की विनिंग प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है बेटा। बी का होगा 1/3, समझ गए? ओके, तो बेटे ये क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। और अगला लेक्चर भी हम बेटे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे सवाल करेंगे, ठीक है ना। देखिए बेटा, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। तो ध्यान दें, यहाँ पर आपने कहा यह एक इन्फानाइट जीपी बनी। दे बेटे, ए का चांस ए 1/, मतलब हेड फेंके, यहाँ ए हेड न फेंके, बी भी न फेंके और फिर ए हेड फेंक दे कि ए के पास कौन से थ्रो आएंगे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, बी के पास 2, 4। तो देखो, ए for A to win, he must throw head in first, third, fifth या 7th, but B should not throw head in second, fourth and sixth and so on in throws पे। आई बात समझ में? ठीक है, नोट करो बेटे, फटाफट नोट कीजिए।